बाल सीक्रेट एजेंट 999 और राजन इकबाल सीरीज़ फूलों की घाटी पार्ट 1। चलो डार्लिंग, बहुत धीमे नाच रही हो। तो क्या बंदरियों की तरह कूद कूद कर नाचूं? यार ये क्यों भूल जाती हो कि मैं इस डांस को बंदर डांस ही कहता हूँ। जब कोई लड़की इस डांस को नाचेगी तो बंदरिया ही कहलाएगी। इकबाल ने थिरकते हुए कहा। क्या कहा तुमने? मैं बंदरिया हूँ? सलमा थिरकना छोड़कर कमर पे हाथ रखती हुई बोली। यार नाराज़ क्यों होती हो? अगर तुम बंदरिया हो जाओगी तो मुझे भी बंदर बनना पड़ेगा, और ये तो डांस ही है ही ऐसा। टेप रिकॉर्डर पर लगी अंग्रेजी धुन पर दोनों ही कमर व कूल्हे को हिला हिलाकर ट्विस्ट कर रहे थे। फिर इकबाल एक झटके से आगे बढ़ा और उसकी कमर को पकड़कर झटके दे देकर नाचने लगा। सलमा हंसती हुई बोली, ये क्या कर रहे हो? अंग्रेजी धुन पर चाहे जैसा भी उठपटांग हाथ पांव को झटके देकर नाचो, ये एक आदर्श नाच ही होता है। अच्छा ठीक है, अब छोड़ो मुझे। क्यों? क्या इस बंदर के साथ बंदरिया बनना पसंद नहीं आया? इक्को डियर, तुम्हारे साथ तो मैं हर रूप में रह लूँगी। अगर मैं कौवा बन गया तो मैं कौवी बन जाऊँगी, सलमा ने हंसते हुए कहा और अपनी कमर उससे छुड़ा ली। कहाँ जा रही हो? जब तक मैं बाथरूम से निपट कर आती हूँ तब तक तुम अकेले नाचो। बंदर के रूप में तुम मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो, सलमा ने उसके गाल पर प्यार से शपथ जमाते हुए कहा और हंसती हुई बाथरूम में प्रविष्ट हो गई। इकबाल अकेला ही नाचने लगा, लेकिन ये क्या, अंग्रेजी धुन पर वो भांगड़ा नाच रहा था। तभी भोलू अंदर आया। इससे पहले वो कुछ बोलता इकबाल ने उसे पकड़ लिया। अबे नाच, मेरी शक्ल क्या देख रहा है? नाच नाच। भोलू भी सब कुछ भूलकर झटके दे देकर नाचने लगा। फिर एकदम से उसे कुछ याद आया। साहब वो आई है। अरे वो तो आकर नाचने के बाद बाथरूम में भी जा चुकी है। कौन साहब? अरे अपनी सल्लो डार्लिंग। लेकिन साहब मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बाहर खड़ी हैं, सलमा मैम साहब की उम्र की हैं। इकबाल ने दरवाजे की तरफ देखा तो उसके नाच में एकाएक ब्रेक लग गया। दरवाजे पर एक लंबे कद की दुबली पतली कटे बालों वाली खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। आशा तुम? इकबाल ने आश्चर्यचकित स्वर में पूछा। शुक्र है तुमने मुझे पहचान तो लिया, वो उदास मुस्कुराहट बिखेरते हुई बोली। तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? कॉलेज में जब मास्टर जी पढ़ाया करते थे तुम पीछे से कागज़ की गोलियों की बारिश करती थी तो, और पीरियड ख़त्म होते ही तुम्हारे कटे बालों को खींच खींच कर मैं बिगाड़ दिया करता था। फिर तुम मेरे सीनों पर मुक्के की बारिश कर देती थी। हाँ, और फिर सलमा व राजन आकर हमें अलग किया करते थे, आशा उसकी बात पूरी करती हुई बोली। अच्छा, तो तुम्हें भी सब कुछ याद है? तुम लोगों को मैं कभी भूली ही नहीं, लेकिन सलमा यानी तुम्हारी सल्लू डार्लिंग कहाँ है? वो आजकल अपना सारा वक्त बाथरूम में बिताती है। तभी सलमा बाथरूम से बाहर निकली और चीखती हुई बोली, आशा तुम कब आई? अभी आई हूँ। फिर दोनों ने एक दूसरे से लिपट गईं। सलमा तो उसे बढ़कर चूम भी लिया। इकबाल ने झट से अपना रुमाल आशा की तरफ बढ़ा दिया। ये किस लिए? गाल गंदा हो गया होगा, साफ कर लो। क्या मतलब? सलमा जब भी मुझे चूमती है मैं रुमाल से झट से अपना गाल साफ कर लेता हूँ। इकबाल ने कुछ इस ढंग से कहा कि आशा हंस पड़ी। सलमा झेपती बोली, बहुत ख़राब हो तुम। लो, ख़राब ना होता तो तुम मुझे इक्को डियर कैसे कहती? इक्को डियर कहता मेरा ठेंगा। ठेंगा कहेगा तो नई बात होगी, मेरे साथ आशा को भी मज़ा आएगा। क्यों आशा? अब मैं तुम्हें मार बैठूंगी। अच्छा, यानी मार कर बैठ जाओगी? ये मारने का कोई नया ढंग जादू है क्या? सलमा ने मारने के लिए जैसे ही घूंसा बनाया, आशा उसका हाथ पकड़कर बोली, पागल हो गई है क्या? तेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुझे इकबाल जैसा हंसमुख को प्यार करने वाला लड़का मिला है। चल बैठ जा। दोनों सोफे पर बैठ गईं। सलमा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इकबाल को ही घूर रही थी, जिसमें उसके लिए ढेर सारा प्यार भरा हुआ था। इकबाल पलके झपकाता हुआ उसके सामने बैठ गया। अब बताओ आशा, तुम किस काम से आई थी? मुझे तुम लोगों की सहायता चाहिए। कैसी सहायता? मैं उस हत्यारे को फांसी के फंदे पर देखना चाहती हूँ जिसने मेरे देवता जैसे अंकल की हत्या की। अंकल? कौन अंकल? श्याम प्रसाद। कहते हुए आशा की आवाज़ भर्रा आई और आंखों से आंसू बह निकले। डैडी भी बहुत दुखी हैं।
सलमा व इकबाल जानते थे आशा के डैडी प्रताप सिंह पहले फौज में थे, लेकिन कर्नल की पोस्ट पर उनका रिटायरमेंट हुआ था। पार्ट 2। राजा महाराजाओं की स्टेट भारत में मिला ली गई थी। फिर भारत उन्हें खर्चे के लिए पेंशन देने लगी। प्रताप सिंह महापुर स्टेट के राजा थे। उनका एक भाई भी था, नाहर सिंह, जो उनकी सौतेली माँ से पैदा हुआ था। नाहर सिंह ने षड्यंत्र रचकर उन्हें गद्दी से बेदखल कर दिया और ख़ुद राजा बन बैठा। अपनी जान का खतरा देखकर प्रताप सिंह सब कुछ छोड़कर चले गए, लेकिन राज्य की एक बेशकीमती चीज़ वो अपने साथ ले गए थे। प्रताप सिंह में देश सेवा कूट कूट कर भरी हुई थी, इसलिए वो फौज में भर्ती हो गए। 1947 में जब पाकिस्तानियों ने कबायली की सहायता से कश्मीर पर हमला करा, तो उन्होंने भी युद्ध में हिस्सा लिया था। युद्ध में वीरता दिखाने के कारण उन्हें कैप्टन से मेजर बना दिया गया। फिर पाकिस्तान और भारत की लड़ाइयों में उन्होंने कई मोर्चे जीते, तब उन्हें मेजर से कर्नल बना दिया गया। दोस्तों के कहने पर उस समय उन्होंने एक फ़ौजी ऑफिसर की लड़की से शादी कर ली। शादी के कुछ साल के बाद उनके घर में एक फूल जैसी कोमल लड़की ने जन्म लिया, जिसका नाम आशा रखा गया। आशा जब 8वीं में थी तब उसकी माँ का देहांत हो गया। प्रताप सिंह अपने साथ अपने कुछ वफादार नौकरों को भी ले आए थे, जिनमें श्याम प्रसाद मुख्य था। आशा की देखभाल का जिम्मा श्याम प्रसाद पर आ पड़ा। प्रताप सिंह उसे छोटे भाइयों की तरह मानते थे, इसलिए आशा उन्हें अंकल कहती थी। उन्हीं की मौत का गम उसे सलमा व इकबाल के पास ले आया था। नाहर सिंह की शादी हो चुकी थी। पहली पत्नी से पवन पैदा हुआ था। प्रताप सिंह को बेदखल करके गद्दी पर बैठने के बाद उसने दूसरी शादी की, जिससे अशोक सिंह ने जन्म लिया। पवन बहुत तेज तर्रार था। आज़ादी मिलने के बाद राजाओं को गद्दी से बेदखल करके उनके राज्यों को भारत में मिला लिया गया था, लेकिन राजाओं के पास काफ़ी संपत्ति थी, तब भी सरकार उन्हें पेंशन देती थी। नाहर सिंह अपनी दोनों पत्नियों के साथ एक एक्सीडेंट में मारा गया। तब जायदाद के बंटवारे के लिए दोनों बेटों अशोक व पवन में झगड़े होने लगे। पवन ने अशोक से ज़्यादा जायदाद हथिया ली थी। दोनों भाई अलग हो गए। पवन की बुरी आदतें थी, इसलिए अय्याशी में उसने सारी दौलत बहा दी और कंगाल हो गया। पार्लियामेंट में एक बिल पास कराकर सरकार ने राजा महाराजाओं की पेंशन भी बंद कर दी। तब पवन तिलमिला उठा, क्योंकि वो अपना महल भी गिरवी रख चुका था। और यहीं से शुरू हुई खूनी कहानी। पवन सिंह अपने कक्ष में बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था, तभी एक बूढ़ा व्यक्ति कमरे में प्रविष्ट हुआ, जिसकी दाढ़ी व सिर के बाल तक सफ़ेद हो चुके थे। पवन उसे देखकर चौंका। अरे महामंत्री जी, आप? हाँ कुंवर, मुझे तुम्हारी खातिर ही आना पड़ा। क्यों? इस खानदान का मैंने नमक खाया है, वही नमक अदा करने आया हूँ। बैठिए, फिर बताइए, आप कहना क्या चाहते हैं? दोनों आमने सामने बैठ गए। फिर महामंत्री बोले, मैंने तुम्हें गोद में खिलाया है कुंवर। तुम्हारे डैडी नाहर सिंह मुझे बहुत मानते थे। राजपाट छिन जाने के बाद मैं यहाँ से चला गया था, लेकिन मेरा सारा ध्यान तुम्हीं लोगों पर केंद्रित था। मुझे जब मालूम हुआ तुम तंगी के दिनों से गुजर रहे हो, तो मैंने सोचा वो रहस्य तुम्हें बता दूं जो परसों से मैंने अपने सीने में छुपा के रखा है। उस रहस्य को जानने के बाद अगर तुम कोशिश करोगे तो करोड़पति भी बन सकते हो। क्या है वो रहस्य? पवन ने उत्सुक स्वर में पूछा। खानदानी खजाना, जो एक सोने के डिब्बे में बंद है, उसमें हीरे जवाहरात भरे पड़े हुए हैं। वो खजाना 30-40 करोड़ से कम का नहीं होगा। लेकिन वो खजाना है कहाँ? वो खजाना प्रताप सिंह अपने साथ ले गया था। आपका इशारा प्रताप ताऊ जी की तरफ है? हाँ, तुम्हारे पिता नाहर सिंह ने षड्यंत्र रचकर प्रताप सिंह को गद्दी से बेदखल कर दिया। अगर प्रताप सिंह महल में रहता तो शायद वो उसे भी ख़त्म कर देते, लेकिन अपनी जान जाने के भय से वो भाग गया। भागने के साथ वो खजाना भी अपने साथ ले गया। गद्दी पर बैठने के बाद तुम्हारे पिताजी नाहर सिंह ने उसकी बहुत तलाश की, लेकिन वो नहीं मिला। इस रहस्य से तुम्हारे पिता व सिर्फ प्रताप सिंह ही परिचित थे। तुम्हारे पिता एक्सीडेंट में मारे गए, इसलिए वो तुम्हें इस रहस्य से परिचित नहीं करा सके। और मेरा भाई अशोक सिंह, क्या वो इस रहस्य को जानता है? नहीं, तुम भी इस रहस्य को किसी को नहीं बताओगे, वरना और लोग भी इस खजाने के पीछे लग जाएंगे। लेकिन उस खजाने तक मैं पहुंचूंगा कैसे?
प्रताप सिंह के द्वारा। प्रताप सिंह? लेकिन उसे तलाश कहाँ करूँगा? उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने उसे तलाश कर लिया है। भागने के बाद वो भारतीय फ़ौज में शामिल हो गया था। आज रिटायर्ड कर्नल है। अपनी एक बेटी और कुछ वफादारों के साथ मोहन नगर में रहता है। तो आपने उससे ख़जाना प्राप्त क्यों नहीं किया? मैं बूढ़ा और कमज़ोर किसी ताकतवर से कैसे उलझ सकता हूँ? ये काम तुम्ही को करना पड़ेगा। उसका पता? पर महामंत्री प्रताप सिंह का पता बता दिया। फिर बोला, ये भेद अपने तक ही सीमित रखना, वरना नुकसान उठा बैठोगे। अब मैं और आप इस भेद को जानते हैं। हाँ, आज से ये भेद सिर्फ मुझ तक ही सीमित रहेगा। कहते हुए पवन सिंह के होठों पर भयानक मुस्कान थिरक उठी। मैं समझा नहीं। उत्तर में पवन ने जेब से एक खंजर निकाला और पूरी ताकत से उनके सीने में भोंक कर झटका दे दिया। छाती से लेकर पेट तक का भाग चिरता चला गया। बूढ़ा अफका सा उसे देखता रहा, फिर भर्राए स्वर में बोला, बेटे, मैं तो बूढ़ा और कमज़ोर हो गया था। मौत तो मुझे कभी भी दबोच लेती, लेकिन तुम्हारे हाथों से मारा जाऊंगा ये मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। मेरी वफादारी का ये इनाम देकर तूने बहुत बड़ी भूल की है। अपने बाप की तरह तू भी कमीना, लालची व क्रूर निकला। जब तक तू जिंदा रहेगा मेरी रूह को चैन नहीं मिलेगा। तड़प तड़प कर तेरी मौत होगी, ये मेरा श्राप है। कहने के बाद वो वहीं फर्श पर गिरा और हमेशा की नींद सो गया। पवन का चेहरा इस समय भयानक हो रहा था। बूढ़े के कपड़ों से उसने खंजर पर लगा खून पोंछा, फिर जेब में रखने के बाद 2 बार ताली बजाई। एक व्यक्ति अंदर प्रविष्ट हुआ। लाश देखकर वो बौखलाए स्वर में बोला, ये क्या हो गया मालिक? इसकी मौत ज़रूरी थी। अब इस बूढ़े की लाश को उठाकर किसी गटर में फेंक दो। जो आज्ञा मालिक। उसके बाद पवन दूसरे कमरे में चला गया। पार्ट 3। कर्नल प्रताप सिंह श्याम प्रसाद को अपने छोटे भाई के समान मानते थे। वो उनका ख़ास वफादार था। वो उस समय से उनके साथ था जब वो मौत के भय से राजपाट छोड़कर भागे थे। तब से वो उनके साथ था। आशा को उसी ने प्यार और दुलार से पाला था। प्रताप सिंह हमेशा उसे अपने साथ में बिठाते थे। इस समय भी दोनों आमने सामने बैठे थे। प्रताप सिंह की उंगलियों में सिगार दबा था और वो सोच में डूबे हुए थे। श्याम प्रसाद ने पूछा, आप कुछ परेशान नज़र आ रहे हैं भाई साहब, क्या बात है? जब से तुमने बताया है महामंत्री को हमारी कोठी के आसपास 2 बार देखा गया, तब से हम बहुत चिंतित हैं श्याम। क्यों? वो पवन सिंह का वफादार है, उसके लिए कुछ भी कर सकता है। उसको खजाने का रहस्य भी मालूम है और अशोक सिंह की भी वो बहुत इज्जत करता है। कहीं खजाने का रहस्य जानने के लिए उन दोनों ने ही महामंत्री को यहाँ ना भेजा हो। जी आप सही कह रहे हैं, ऐसा हो सकता है। वो बहुत नीच है, मेरी आशा को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसकी चिंता आप ना करिए। आशा बिटिया को मैंने लड़ने के सारे गुण सिखा रखे हैं भाई साहब। 3-4 को तो अकेले ही संभाल लेगी। नहीं, तब भी लड़की लड़की ही होती है, चाहे वो कितनी ही बहादुर क्यों ना हो। शायद आप राजन इकबाल की साथी सलमा व शोभा को भूल रहे हैं। वो भी लड़कियां हैं, उन्होंने भी लेकिन उन्होंने अपराधियों के दांत खट्टे कर रखे हैं। अपनी आशा किसी भी हाल में उनसे कम नहीं है। मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मन में एक डर बना रहता है। हमारा दुश्मन नीच, मक्कार और चालबाज है। मैंने बहुत कुछ खोया है और कुछ खोने की हिम्मत नहीं है। महामंत्री को कोठी के आसपास देखा गया है, जिसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होने वाली है। अगर आप आदेश दें तो मैं महामंत्री को ख़त्म कर दूं? नहीं, ये मत भूलो श्याम, मैं एक फ़ौजी हूँ। देश के दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काट सकता हूँ, लेकिन देश के कानून को तोड़कर देश का अपराधी नहीं बन सकता। जो मैं नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा, उन्हें हम कानून से सज़ा दिलवाएंगे। महामंत्री ने अगर दोनों भाइयों को खजाने के बारे में बता दिया तो खजाना प्राप्त करने के लिए वो दोनों कुछ भी कर सकते हैं। आप जानते हैं ये बात। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन कुछ भी हो, वो ख़जाना मैं उनके हाथ नहीं लगने दूंगा। मैंने निश्चय कर लिया है, वो ख़जाना देश के गरीबों व बेसहारों की भलाई के लिए भारत सरकार को सौंप दूंगा। ये काम करने से पहले मैं मरना नहीं चाहता। आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता भाई साहब।
अभी तो आपको कई वर्ष जीना है। अगर मैं नहीं भी रहा तब भी मुझे कोई चिंता नहीं है, तुम हो। आशा पे जितना मेरा अधिकार है उतना तुम्हारा भी है। श्याम प्रसाद की आंखें भीग आईं। तुम रो रहे हो? ये तो खुशी के आंसू हैं भाई साहब। खुशी भी कभी कभी वो बात कह देती है जो जुबान नहीं कह पाती। प्रताप सिंह कुछ भी बोलते उससे पहले एक नौकर आ गया और बोला, मालिक, कुंवर पवन सिंह आपसे मिलने आए हैं। सुनकर दोनों बुरी तरह चौंके। श्याम प्रसाद बोला, भाई साहब, जिस बात का डर था वही हुआ। दुश्मन को आखिर आपके घर का पता लग ही गया। जब उसे पता लग ही गया है तो उससे मिल लेते हैं। बुलाओ उसे। नौकर चला गया। थोड़ी देर बाद कुंवर पवन सिंह अंदर प्रविष्ट हुआ। झुककर पांव छूता हुआ बोला, पाए लागू ताऊ जी। जीते रहो, बैठो। जब वो सोफे पर बैठ गया तो प्रताप सिंह ने कहा, कहो, इतने दिन बाद हमारी याद कैसे आ गई? आपको मैं कभी भूला ही नहीं था और कभी भूल भी नहीं सकता हूँ। तुम्हारे पिता ने मेरा सब कुछ छीन लिया है, अब तुम क्या छीनने आए हो? कैसी बातें कर रहे हैं ताऊ जी, मैं तो यहाँ आपको अपने साथ ले जाने आया हूँ। आप हमारे साथ रहिए, आपकी मैं सेवा करूँगा। आशा बहन की अपनी शादी धूमधाम से करूँगा अपने हाथों से। ज़रूरत नहीं है, मैं तुम लोगों को भुला चुका हूँ, तुम भी मुझे भूल जाओ। अब तुम जा सकते हो। क्या अपने भतीजे को खाली हाथ भेजिएगा? क्या मतलब? वो भद्दी मुस्कुराता हुआ बोला, राजमहल से जो करोड़ों का खजाना आप लेकर आए हैं वो मुझे दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। कर्नल प्रताप सिंह उठकर खड़े हो गए और क्रोध से कांपते हुए बोले, तुम इसी समय मेरे घर से चले जाओ, वरना धक्के मार मार के कोठी से निकलवा दूंगा। अच्छा, फिर मेरा हिस्सा ही दे दीजिए। दूर हो जाओ मेरी नजरों से और कभी अपनी मनुष्य सूरत मुझे मत दिखाना। जाता हूँ ताऊ, लेकिन याद रखना, इस अपमान को कभी भूलूंगा नहीं और ना ही सारा खजाना अकेले तुम्हें हजम करने दूंगा। पवन ने गुर्राते हुए कहा और तेज चाल से चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के कुछ क्षणों तक खामोशी छाई रही। फिर श्याम प्रसाद से बोले, भाई साहब, ये अच्छा नहीं हुआ। वो कमीना इंसान है, बदला लेने की कोशिश अवश्य करेगा। तुम चिंता मत करो, मेरे पास सर्विस रिवॉल्वर हमेशा रहता है। अगर उसने ज़्यादा पंख निकालने की कोशिश करी तो उसे गोली से उड़ा दूंगा। सीमा पर मैंने सैकड़ों दुश्मनों को गोली से उड़ाया है। कुछ भी हो, वो खजाना अब देश का है, उसकी रक्षा करना मेरा फ़र्ज़ है, घर के दुश्मनी नहीं। मुझे पता चला है कि कुछ विदेशी अपराधी भी इस खजाने में दिलचस्पी ले रहे हैं। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? तुम ऐसा करो, तुम महापुर चले जाओ, वहाँ जाकर राजमहल की खोज खबर लेकर आओ। शायद तुम्हें दुश्मन के षड्यंत्र की जानकारी मिल जाए। महापुर तो चंदन नगर से सटा हुआ ही है। मैं 2-3 दिन में वापस भी लौट आऊँगा। कहने के बाद वो चला गया। आशा पिछले दरवाजे की आड़ से खड़ी सारी बातें सुन रही थी। उनके जाने के बाद वो कमरे में आ गई। उसे देखते ही प्रताप सिंह मुस्कुराते हुए बोले, अरे आशा बेटा, तुम कब आई? मैं काफ़ी देर से यहीं हूँ। दरवाजे के पीछे खड़ी आपकी बातें सुन रही थी। क्या? आप हमेशा मुझसे सारी बातें छुपाते आए हैं पापा। अब मैं बच्ची नहीं हूँ, जवान हो गई हूँ। अगर आपने मुझे अपने राज में शामिल कर लिया होता तो आपके मन का बोझ कुछ हल्का हो जाता और शायद मैं आपकी कुछ सहायता भी कर पाती। तो आखिरकार तुमने सब कुछ सुन लिया, तुम्हें सब मालूम हो गया। श्याम अंकल और आपकी और पवन की बातों से मुझे कुछ जानकारी ज़रूर हुई है, लेकिन मैं सारी जानकारी प्राप्त करना चाहती हूँ। नहीं, मैं तुम्हें इस दलदल में नहीं घसीट सकता। आप तो मुझे अपनी बेटी नहीं बेटा मानते हैं, फिर बताने में इतनी हिचक क्यों? आपको मेरी कसम पापा, प्लीज़ सब कुछ बताइए। हाँ, तू बहुत जिद्दी है बेटी। कर्नल प्रताप सिंह ने कहा और एक सिगार होठों में लगाकर सुलगाया। फिर ढेर सारा धुआं छोड़ने के बाद बोले, काफ़ी कुछ तो तुम्हें मालूम हो ही चुका है। मैं कुछ और बातें तुम्हें बता देता हूँ। कुछ बातें नहीं पापा, मुझे सारी बातें बताइए। कर्नल प्रताप सिंह ने एक लंबी सांस ली और अब तक की अपने परिवार की सारी बातें आशा को बता दी। सुनने के बाद आशा बोली, तो श्याम अंकल जासूसी करने गए हैं? हाँ बेटे, हमारी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है।
लेकिन पापा वो लोग बहुत नीच और कमीने हैं, ऐसा ना हो वो लोग श्याम अंकल की हत्या कर दें। कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये रिस्क तो हमें लेना ही पड़ेगा। राजन इकबाल मेरे दोस्त हैं, क्यों ना हम लोग उनकी सहायता लें। अभी नहीं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हम उन्हीं की सहायता लेंगे। पार्ट 4। श्याम प्रसाद ने हल्का सा मेकअप कर रखा था, आंखों पर चश्मा भी लगा लिया था व सिर पर टोपी भी थी, जिसके कारण कोई भी उन्हें पहली नज़र में नहीं पहचान सकता था। उसे मालूम हुआ था पवन सिंह चंदन नगर में है और रात होते ही वो होटल गौतम जाता है। इस समय वो हॉल में बैठा पवन सिंह का ही इंतज़ार कर रहा था। अब तक वो 2 कॉफ़ी पी चुका था, तीसरा कप उसके सामने मेज़ पर रखा हुआ था। तभी वो चौंका। दरवाजे से पवन सिंह अंदर प्रविष्ट हो रहा था, जो लंबा चौड़ा व तगड़ा व्यक्ति था। हॉल में बैठने की बजाय वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। श्याम ने 20 रुपए प्याली के नीचे दबा दिए और फिर सीढ़ियों की तरफ वो भी बढ़ गया। ऊपर जाकर उसने देखा पवन सिंह दूसरी मंजिल के कोने वाले कमरे में प्रविष्ट हो गया, जिसमें चेचक के दागों वाला एक व्यक्ति पहले से ही मौजूद था। पवन सिंह के अंदर प्रविष्ट होते ही दरवाज़ा बंद हो गया। श्याम ने आगे बढ़कर दरवाजे से कान लगा दिए और अंदर होने वाली बातें सुनने लगा। श्याम सिंह को मालूम भी नहीं हो सका कि एक व्यक्ति उसकी भी निगरानी कर रहा है। थोड़ी देर के बाद श्याम सिंह वहाँ से हट गया और उस कमरे में आ गया जिसमें वो ठहरा हुआ था। श्याम सिंह को महसूस हो रहा था कि उसकी भी निगरानी की जा रही है। अपने कमरे में आकर उसने एक पेपर पर सारी बातें लिखी जिन्हें वो अब तक सुन चुका था। फिर वो पेपर को लिफाफे में बंद किया। ऐसा उसने ये सोचकर किया था कि अगर वो जिंदा रहा तो खुद ही कर्नल प्रताप सिंह को ये सब कुछ बता देगा, और अगर वो मारा गया तो ये पत्र उन तक पहुंच जाएगा। की होल में लगी 2 आंखें अभी भी उसे घूर रही थी। पवन सिंह चेचक के दाग वाले व्यक्ति से बात करके बाहर निकला तो उसके चेहरे पर तसल्ली के चिन्ह थे। हॉल से जब वो बाहर निकला तो 2 व्यक्ति उसके दाएं बाएं हो गए। 2 रिवॉल्वर उसकी बगल में लग गए। एक सरसराते स्वर में बोला, पवन सिंह, अगर तुमने कोई भी गलत हरकत की तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। सामने काली कार खड़ी है, खामोशी से जाकर उसमें बैठ जाओ। पवन सिंह चाहकर भी कुछ नहीं कर सका, उसे काली कार में बैठना ही पड़ा। दोनों बदमाश उसके दाएं बाएं उठ गए। ड्राइवर ने कार को गति दे दी। कौन तुम, क्या चाहते हो? तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर हमारे मालिक देंगे। कौन मालिक? थोड़ी देर में अपने आप देख लेना। पार्ट 5। श्याम प्रसाद ने मेकअप उतार दिया, क्योंकि जब वो यहाँ पर आया था उस समय वो मेकअप में नहीं था। मेकअप करके वो इस कमरे से बाहर निकला करता था। पत्र लिखा लिफाफा उसने जेब में डाला और कमरे से बाहर निकल गया। श्याम प्रसाद को मालूम नहीं था होटल के बाहर मौत उसका इंतज़ार कर रही है। जैसे ही वो होटल से बाहर निकला 2 बदमाश उसके दाएं बाएं से प्रकट हुए। अगले ही पल उन्होंने फायर शुरू कर दिया। गोलियां सीधे श्याम प्रसाद के सीने में लगी और वो भी कटे वृक्ष के समान वहीं गिर गए। एक बदमाश ने झुककर उसकी जेब से लिफाफा निकाला, उसे फाड़ा, पत्र निकाल कर अपनी जेब में रखा और लिफाफा वहीं फेंक कर तुरंत वहां से खिसक गया। फायरों की आवाज़ सुनकर लोग हॉल से बाहर निकलने लगे। थोड़ी देर बाद खून से लथपथ लाश के चारों तरफ भीड़ लगी हुई थी। राजन भी उस भीड़ में मौजूद था। पार्ट 6। श्याम अंकल को मैं बहुत प्यार करती थी। उनकी लाश से लिपटकर मैं उस समय बहुत रोई थी। पापा जैसा कठोर दिल फौजी भी फपक कर रो पड़ा था। आशा ने भर्राए स्वर में कहा। उसकी आंखों से निकलकर आंसू गालों पर बह निकले। सलमा ने खुद उसके आंसू पोंछे और फिर बोली, पगली तू क्यों रोती है? तू तो बहादुर लड़की है, फिर भी रो रही है। अरे रोने दो, रोने से सेहत बनती है। आशा तुम एक काम करो, तुम लगातार 5 दिन तक रोती रहो, 1 क्विंटल मोटी हो जाओगी। ऐसे उब। इकबाल ने मुंह फुलाकर कुछ इस ढंग से कहा कि सलमा के साथ साथ आशा भी हंस पड़ी। हाँ, ये हुई ना कुछ बात। अब हम इस केस पर ठीक से बात कर सकेंगे। मुझे तो उस समय शांति मिलेगी जब श्याम अंकल के हत्यारे जेल में होंगे।
जेल के दर्शन तो उन्हें होंगे, लेकिन ये बताओ तुम्हें किस पर शक है? पवन सिंह व अशोक, उनके अलावा कौन हत्या कर सकता है? तब तो खजाना प्राप्त करने के लिए तुम्हारे पापा की भी हत्या कर सकते हैं। यही चिंता तो मुझे खाए जा रही है। खजाना कहाँ है? इसकी जानकारी तो सिर्फ पापा को है। तो चलो तुम्हारे पापा से मिलते हैं, तभी हम आगे की काम शुरू कर सकेंगे। राजन को साथ नहीं लोगे? हाँ, आजकल राजन नहीं है, सारे केस मैं खुद ही हल किया करता हूँ। इकबाल ने गर्दन अकड़ाकर मूंछों को ताव देते हुए कुछ इस तरह कहा कि दोनों हंस पड़ी, जबकि उसकी मूंछें ही नहीं थीं। एक कार राजन ले गया था। जीप खराब पड़ी थी, इसलिए वो टैक्सी द्वारा चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद इकबाल बोला, सलमा, हमारा पीछा किया जा रहा है। सलमा व आशा ने मुड़कर देखा। ग्रे रंग की एक कार पीछे चली आ रही थी। इकबाल बोला, इसका मतलब है आशा की निगरानी की जा रही है। इस तरह तो हम भी उनकी नज़र में आ गए। कहो तो यहीं रोककर उनकी खबर ले लें। पहले कर्नल अंकल से बात करेंगे। इस समय उनकी टैक्सी एक सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। तभी पिछली कार ने गति पकड़ी और उनके करीब पहुंचने लगी। एकाएक इकबाल बुरी तरह चौंका और चिल्लाया, खिड़की से नीचे झुक जाओ, ड्राइवर तुम भी। पिछली कार की खिड़की से झांकते हुई स्टेन गन की नाल इकबाल ने देख ली थी। अगले ही पल टैक्सी पर भयानक फायरिंग होने लगी और फायर करती हुई ग्रे रंग की कार आगे निकलती चली गई। ड्राइवर ने फुर्ती के साथ ब्रेक लगा दिए। टैक्सी की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए थे। अगर ड्राइवर ब्रेक न लगाता तो शायद कार किसी पेड़ से टकरा जाती। ड्राइवर के चेहरे पर कांच के टुकड़े घुस गए थे जिनसे खून बह रहा था। आशा बोली, ड्राइवर तो घायल हो गया है, इसे तुरंत अस्पताल पहुंचाना चाहिए। लेकिन हमलावर कौन था? ड्राइवर ने पूछा। उसने आप लोगों पर हमला क्यों किया? प्यारे, यही बात मालूम होती तो इस समय हम रसगुल्ला खाते हुए उनकी पिटाई ना कर रहे होते। ड्राइवर कुछ भी नहीं समझ सका। पहले एक डॉक्टर से उसकी पट्टी कराई गई, फिर थाने से रिपोर्ट करवाने के बाद में इकबाल ने उसे 200 रुपये देकर विदा करा। फिर दूसरी टैक्सी द्वारा वो लोग कर्नल प्रताप सिंह के घर पहुंचे। प्रताप सिंह इस समय घर पर ही थे। सलमा व इकबाल ने उन्हें नमस्ते करी। उन्होंने दोनों को गले से लगाया, फिर मुस्कुराते हुए बोले, जीते रहो मेरे बच्चों, जोड़ी सलामत रहे। जोड़ी? इकबाल चारों तरफ देखता हुआ बोला, कहाँ है जोड़ी? आशा झट से बोली, सलमा इकबाल की जोड़ी हमारे सामने ही तो खड़ी है। सलमा शर्मा गई। कर्नल ने ठहाका लगाया और फिर बोले, इतनी बहादुर लड़की होकर शर्मा रही हो? एक्टिंग कर रही है अंकल, इसे तो शर्माना आता ही नहीं है, बल्कि इसे देखकर तो बड़े बड़े अपराधी भय के मारे शर्मा कर ढेर हो जाते हैं। तुम चुप रहो। ओके, मैं चुप हो जाता हूँ, तुम ही बोल लो। इकबाल ने कुछ इस ढंग से कहा कि कर्नल प्रताप सिंह फिर से हंस पड़े, फिर बोले, कुछ भी हो, तुम लोगों के आने से गम काफ़ी हद तक कम हो गया है, बैठो। फिर सब सोफे पे बैठ गए। पार्ट 7। नौकर चाय ले आया था। चाय पीते हुए कर्नल ने पूछा, आशा, तुमने बहुत देर लगा दी, मुझे बहुत चिंता हो रही थी। पापा, अगर इकबाल ने हमें देखकर सावधान ना कर दिया होता तो हम में से शायद कोई भी जिंदा नहीं बचता। क्या मतलब? जब हम टैक्सी में आ रहे थे तो स्टेन गन द्वारा हम पर फायरिंग की गई थी, आशा ने कहा और फिर सारी बात विस्तार से उन्हें बता दी। सुनने के बाद वो बोले, इसका मतलब है श्याम प्रसाद की हत्या करने के बाद भी उन्हें चैन नहीं मिला। अंकल, आपका शक किस तरफ है? इकबाल ने पूछा। पवन सिंह, वही मुझे धमकी देकर गया था। और अशोक सिंह? वो भी खजाना प्राप्त करने की कोशिश कर सकता है। मेरा मतलब है खजाना प्राप्त करने की कोशिश में वो हत्या भी कर सकता है। वो लोग बहुत नीच और जालिम इंसान है, कुछ भी कर सकते हैं। वैसे तुम लोगों को मैं एक बात बता दूं। क्या? कुछ विदेशी अपराधी भी खजाना प्राप्त करने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो खजाना कहाँ है? सलमा ने पूछा। क्या बताना ज़रूरी है? जी,
जब हम इस केस पे काम कर रहे हैं तो हमें जानकारी होना चाहिए, क्यों सलमा? करेक्ट। कर्नल ने एक कागज़ व पेन उठाया और उस पर लिखा, फूलों की घाटी। जब उन्होंने पढ़ लिया तो कर्नल ने लाइटर की लौ से कागज़ को जला दिया, फिर बोले, दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए मैंने मुंह से नाम नहीं लिया। ये घाटी किस जगह है अंकल? इकबाल ने पूछा। कर्नल ने कागज़ पर नक्शा बनाया, उन्हें समझा दिया, फिर नक्शे को भी जला दिया। कुछ देर के खामोशी के बाद कर्नल बोले, ख़जाना मैंने अपने पास नहीं रखना। ख़जाना मैं गरीबों व बेसहारों के लिए सरकार को दे दूंगा, लेकिन मैं अपने भाई समान श्याम प्रसाद के हत्यारे को जेल में देखना चाहता हूँ। आपके मन की मुराद अवश्य पूरी होगी, हम आज से ही काम शुरू कर देंगे। भगवान तुम लोगों को सफल बनाए। फिर सलमा व इकबाल उनसे विदा लेकर बाहर आ गए। पार्ट 8। चारों तरफ अंधेरा था। बदमाशों ने हेडलाइट भी बुझा दी थी, जिसके कारण पवन सिंह के लिए जानना कठिन था कि उसे किस मार्ग से ले जाया जा रहा था। इतना तो वो समझ चुका था कि वो किसी भयानक खतरे में फंस चुका है। खतरा किस प्रकार का है ये वो अभी तक नहीं समझ पाया था। दोनों रिवॉल्वर अभी भी उसकी कमर से लगे हुए थे, जिसके कारण वो उनसे भिड़ नहीं सकता था। एकाएक कार रुकी और उसे नीचे उतरने के लिए कहा गया। नीचे उतरते हुए भी उसे हमला करने का मौका नहीं मिल पाया। उसे उस इमारत के अंदर ले जाया गया, जिसके हॉल में प्रकाश हो रहा था। वहाँ एक काले रंग का तगड़ा सा व्यक्ति खड़ा था, जिसके हाथ में हंटर पकड़ा हुआ था। हॉल में भारी स्वर गूंजा, मारो। उस पर हंटर बरसने लगे। पवन सिंह फर्श पर गिर पड़ा। फिर कहराते हुए उसने पूछा, मुझे क्यों मार रहे हो? क्योंकि तुम हंटर की मार के ही लायक हो। कौन हो तुम? अगले ही पल पर्दे के पीछे से जो व्यक्ति सामने आया, उसे देखकर पवन चौंकता हुआ बोला, तुम? हाँ, मैं तुम्हारा सौतेला भाई अशोक सिंह। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुमने धोखे से सब कुछ मुझसे छीन लिया और अब मैं तुम्हें कुछ भी छीनने नहीं दूंगा। क्या मतलब? मुझे घराने का खजाना चाहिए। खजाना मेरे पास नहीं है। मारो इसे और मारो। पवन सिंह के बदन पर कोड़े बुरी तरह से बरसने लगे। वो कराह उठा, उसके कपड़े फट गए, बदन पर लाल लकीरें उभर आईं, होठों से खून छलछला आया, क्योंकि एक कोड़ा उसके होठ से भी टकराया था। अशोक सिंह, पवन दर्द भरे स्वर में बोला, मुझे मत मारो। मुझे खजाना चाहिए। खजाना कर्नल प्रताप सिंह के पास है। उसने खजाना कहाँ छुपा रखा है इसकी जानकारी मुझे भी नहीं है। तो तुम होटल में चेचक के दाग वाले व्यक्ति से मिलने क्यों गए थे? कौन? दावर खान। मैं अकेला खजाना प्राप्त नहीं कर सकता था, इसलिए उसकी सहायता लेने गया था। अब तुम कहीं नहीं जाओगे। उस खजाने पर मेरा अधिकार है, सिर्फ मेरा। मैं ही उस खजाने को प्राप्त करके करोड़पति बनूंगा। और तुम्हें? मुझे मार डालोगे? नहीं, तुम्हारे जैसे नीच इंसान के खून से मैं अपने हाथ नहीं रंगना चाहता, जिसने उस महामंत्री की भी हत्या कर दी जो तुम्हें खजाने का रहस्य बताने आया था। तुम उस बात को कैसे जानते हो? अब तक मैं चुप रहा और तुम मेरा हिस्सा भी लूट कर ले गए। बहुत ऐश की तुमने। मैं सब कुछ जानते हुए भी चुप रहा। अब तुम पैसे के लिए तरसोगे, नरकीय जीवन व्यतीत करोगे तुम। मुझे माफ कर दो अशोक, मैंने बहुत गलतियां की हैं मेरे भाई हूं मैं तुम्हारा। पवन गिड़गिड़ाया। लानत है ऐसे भाई पर, तब भी मैं तुम्हारी जान नहीं ले रहा हूं। कहने के बाद उसने अपने साथियों को आदेश दिया, इसकी आंखों पे पट्टी बांधकर फेंक आओ। कहने के बाद अशोक सिंह हॉल से बाहर निकल गया। पवन ने चैन की सांस ली। जान बचती देखकर उसके खून से लथपथ चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने सोचा अब वो खजाना प्राप्त करने की कोशिश कर सकेगा। पार्ट 8। चारों तरफ अंधेरा था। बदमाशों ने हेडलाइट भी बुझा दी थी,
जिसके कारण पवन सिंह के लिए जानना कठिन था कि उसे किस मार्ग से ले जाया जा रहा था। इतना तो वो समझ चुका था कि वो किसी भयानक खतरे में फंस चुका है। खतरा किस प्रकार का है ये वो अभी तक नहीं समझ पाया था। दोनों रिवॉल्वर अभी भी उसकी कमर से लगे हुए थे, जिसके कारण वो उनसे भिड़ नहीं सकता था। एकाएक कार रुकी और उसे नीचे उतरने के लिए कहा गया। नीचे उतरते हुए भी उसे हमला करने का मौका नहीं मिल पाया। उसे उस इमारत के अंदर ले जाया गया जिसके हॉल में प्रकाश हो रहा था। वहाँ एक काले रंग का तगड़ा सा व्यक्ति खड़ा था जिसके हाथ में हंटर पकड़ा हुआ था। हॉल में भारी स्वर गूंजा, मारो। उस पर हंटर बरसने लगे। पवन सिंह फर्श पर गिर पड़ा। फिर कहराते हुए उसने पूछा, मुझे क्यों मार रहे हो? क्योंकि तुम हंटर की मार के ही लायक हो। कौन हो तुम? अगले ही पल पर्दे के पीछे से जो व्यक्ति सामने आया उसे देखकर पवन चौंकता हुआ बोला, तुम? हाँ, मैं तुम्हारा सौतेला भाई अशोक सिंह। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुमने धोखे से सब कुछ मुझसे छीन लिया और अब मैं तुम्हें कुछ भी छीनने नहीं दूंगा। क्या मतलब? मुझे राज घराने का खजाना चाहिए। खजाना मेरे पास नहीं है। मारो इसे और मारो। पवन सिंह के बदन पर कोड़े बुरी तरह से बरसने लगे। वो कराह उठा, उसके कपड़े फट गए, बदन पर लाल लकीरें उभर आईं, होठों से खून छलछला आया क्योंकि एक कोड़ा उसके होठ से भी टकराया था। अशोक सिंह, पवन दर्द भरे स्वर में बोला, मुझे मत मारो। मुझे खजाना चाहिए। खजाना कर्नल प्रताप सिंह के पास है। उसने खजाना कहाँ छुपा रखा है इसकी जानकारी मुझे भी नहीं है। तो तुम होटल में चेचक के दाग वाले व्यक्ति से मिलने क्यों गए थे? कौन? दावर खान। मैं अकेला खजाना प्राप्त नहीं कर सकता था, इसलिए उसकी सहायता लेने गया था। अब तुम कहीं नहीं जाओगे। उस खजाने पर मेरा अधिकार है, सिर्फ मेरा। मैं ही उस खजाने को प्राप्त करके करोड़पति बनूंगा। और तुम्हें? मुझे मार डालोगे? नहीं, तुम्हारे जैसे नीच इंसान के खून से मैं अपने हाथ नहीं रंगना चाहता, जिसने उस महामंत्री की भी हत्या कर दी जो तुम्हें खजाने का रहस्य बताने आया था। तुम उस बात को कैसे जानते हो? अब तक मैं चुप रहा और तुम मेरा हिस्सा भी लूट कर ले गए। बहुत ऐश की तुमने। मैं सब कुछ जानते हुए भी चुप रहा। अब तुम पैसे के लिए तरसोगे, नरकीय जीवन व्यतीत करोगे तुम। मुझे माफ कर दो अशोक, मैंने बहुत गलतियां की हैं मेरे भाई हूं मैं तुम्हारा। पवन गिड़गिड़ाया। लानत है ऐसे भाई पर, तब भी मैं तुम्हारी जान नहीं ले रहा हूं। कहने के बाद उसने अपने साथियों को आदेश दिया, इसकी आंखों पे पट्टी बांधकर फेंक आओ। कहने के बाद अशोक सिंह हॉल से बाहर निकल गया। पवन ने चैन की सांस ली। जान बचती देखकर उसके खून से लथपथ चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने सोचा अब वो खजाना प्राप्त करने की कोशिश कर सकेगा। पार्ट 9। सलमा व इकबाल जब कोठी पर पहुंचे तो राजन वहां मौजूद था। मुस्कुराते हुए उसने पूछा, आ गए तुम लोग? यार तुमको छोड़कर कहीं जा भी तो नहीं सकते हैं, क्यों सल्लो डार्लिंग? करेक्ट। दोनों सोफे पर बैठ गए तो राजन फिर बोला, तुम लोगों ने तो इस बार एक केस बैठे बिठाए हाथ में ले लिया। अगर तुमको यार बुरा लग रहा है तो अगला केस खड़े हाथ में ले लेंगे, क्यों सल्लो डार्लिंग? करेक्ट। और उसके बाद का केस लेटे लेटाए ले लेंगे, क्यों सल्लो डार्लिंग? करेक्ट। यार बार बार करेक्ट कह के मुझे चढ़ा रही हो या मेरा साथ दे रही हो? इक्को डार्लिंग, तुम्हारा साथ देने का मैंने कसम खाई है, फिर तुम्हें चढ़ाने का अपराध कैसे कर सकती हूँ? क्यों राजन? करेक्ट। राजन ने जब सलमा की नकल की तो तीनों हंस पड़े। राजन ने भोलू को कॉफ़ी लाने के लिए कह दिया था। भोलू कॉफ़ी ले आया था। तीनों कॉफ़ी पीने लगे। कुछ क्षण की खामोशी के बाद राजन बोला, केस तो तुम लोगों ने शुरू कर दिया है, लेकिन अपराधी तक कैसे पहुंचोगे? कुछ विचार किया है? मैं सोच रहा हूँ पहले हमें अशोक सिंह या पवन सिंह की जांच करनी चाहिए, शायद कोई सूत्र मिल जाए।
श्याम प्रसाद की हत्या होटल गौतम के बाहर हुई थी। वहाँ जाओ, वहाँ तुम लोगों को कोई सूत्र ज़रूर मिलेगा। इसका मतलब है तुम्हें इस केस के बारे में काफ़ी जानकारी है। कुछ जानकारी तो है, लेकिन कर्नल प्रताप सिंह की कहानी से मैं परिचित हूँ। तब भी मैं चाहता हूँ इस केस को तुम दोनों ही हल करो। हमारी परीक्षा लेना चाहते हो? नहीं, एक सलाह दी है। चलो डार्लिंग, क्या ख्याल है, कूद जाए मैदानी जंग में? जब राजन कह रहा है तो कूदना ही पड़ेगा। तो चलो इसी समय से काम शुरू कर देते हैं। दोनों उठकर बाहर जाने लगे तो राजन मुस्कुरा दिया। पार्ट 10। होटल के बाहर लाश की जो तस्वीरें खींची गई थीं, सलमा व इकबाल ने थाने जाकर सबसे पहले उनका निरीक्षण किया। फिर इंस्पेक्टर से कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी मालूम न हो सका। तब दोनों कार द्वारा गौतम होटल पहुंचे। कार पार्किंग में खड़ी करी और दोनों उस जगह आ गए जहां से लाश को उठाया गया था। इको, सलमा बोली, एक बात समझ में नहीं आई। क्या? इस जगह को तो अब तक सैकड़ों व्यक्ति अपने कदमों तले रौंद चुके होंगे, इसलिए समझ में नहीं आया कि हम यहाँ पर कोई सूत्र कैसे तलाश करेंगे। कई केसों में देखा गया है कि बरसों बाद उस जगह के आसपास से सूत्र प्राप्त हो जाता है जहाँ पर कत्ल हुआ हो। तुम आसपास का निरीक्षण करो। फिर दोनों बड़े गौर से आसपास का निरीक्षण करने लगे। कोने में कुछ फूलदार पेड़ थे, उनके बीच में एक लिफाफा अटका हुआ था। सलमा ने उसे उठाकर देखा, फिर तीव्र स्वर में बोली, इक्को, मिल गया। तुम तो ऐसे चिल्ला रही हो जैसे तुम्हें अलादीन का चिराग मिल गया हो और उसे घिसते ही अलादीन का जिन पैदा होगा और भारी आवाज में कहेगा, आका, मैं आपको बता सकता हूँ कि श्याम प्रसाद का कातिल कौन है। डियर, इस लिफाफे को अलादीन का चिराग ही समझो, शायद ही हमें कातिल तक पहुंचा दे। इकबाल ने लिफाफा सलमा के हाथ से लेकर देखा। उस पर कर्नल प्रताप सिंह का पता लिखा हुआ था। भेजने वाले की जगह श्याम प्रसाद का नाम लिखा था। सलमा, इकबाल बोला, लगता है इसी लिफाफे के कारण श्याम प्रसाद का कत्ल हुआ है। शायद वो पत्र द्वारा कर्नल अंकल को बदमाशों के बारे में जानकारी भेजना चाहते थे। शायद नहीं, बल्कि यही सच है। सल्लू डार्लिंग, अगर तुम थप्पड़ न मारो तो एक बात कहूँ? नहीं मारूंगी, कुछ भी कह सकते हो। जासूसी करती हुई इस समय तुम बहुत प्यारी लग रही हो। दिल चाहता है। क्या? सलमा शोक अंदाज में पलके झपकाती हुई बोली, दिल चाहता है कि तुम्हें गोद में उठा के भांगड़ा नाचूं। सलमा हंसती हुई बोली, मैं तो तुम्हें थप्पड़ नहीं मारूंगी को, लेकिन जो लोग देखेंगे वो पागल समझ के जरूर मारने लगेंगे। अगर ये बात है तो आइडिया ड्रॉप कर देते हैं, हम डांस करेंगे। अब अंदर चलो, कुछ पूछताछ करें। सिर्फ इस लिफाफे के दम पर हम आगे नहीं बढ़ सकते। इको, सलमा बड़े प्यार से उसके गाल से लाती हुई बोली, अगर तुम चुपचाप अंदर नहीं चले तो अब की बार मैं थप्पड़ मार दूंगी। अरे बाप रे, इकबाल ने बौखलाए स्वर में कहा, फिर तेजी से अंदर प्रविष्ट हो गया। सलमा ने माथे पर आई लट को झटके से पीछे किया, फिर मुस्कुराती उसके पीछे अंदर प्रविष्ट हो गई। हॉल काफी हद तक भरा हुआ था। जोड़े म्यूजिक पर थिरक रहे थे। सल्लू डार्लिंग, कहो, एक एक राउंड डांस हो जाए। अब तुम थप्पड़ खाने वाली बात कर रहे हो क्या? मुझसे कुछ गलती हो गई? बेकार बात बाद में, पहले पूछताछ करनी चाहिए ताकि हत्यारे तक पहुंचने का कोई सूत्र मिल सके। पूछताछ तो इसी होटल में करनी होगी ना। होटल से बाहर निकलते समय श्याम प्रसाद पर गोलियां चल गई थी, इसका मतलब है वो इसी होटल में ठहरे थे। चलो किसी वेटर से पूछते हैं। दोनों एक खाली सीट पर जाकर बैठ गए। वेटर को आदेश देकर उन्होंने 2 कप कॉफ़ी मंगवाई। जब वेटर कॉफ़ी लाया तो इकबाल श्याम प्रसाद की तस्वीर मेज पर रखता हुआ बोला, इस व्यक्ति को जानते हो? हाँ सर, इसी व्यक्ति का होटल के बाहर कत्ल हुआ था। क्या इसी होटल में ठहरा था ये? हाँ, कमरा नंबर 30 में। ये 2 दिन रहे थे। किसी से मिलते थे? नहीं, हमेशा चुपचाप रहते थे, लेकिन कभी कभी कमरा नंबर 35 में ठहरे व्यक्ति के बारे में जरूर पूछते थे। कौन ठहरा था उसमें? डावर खान। चेहरे पर चेचक के दाग हैं। और कुछ जानते हो? नहीं। इकबाल ने बिल के साथ 10 का नोट उसे टिप में दिया। फिर दोनों कॉफ़ी पीने लगे। सलमा ने पूछा, अब क्या करने का विचार है? श्याम प्रसाद के कमरे की तलाशी लेंगे, शायद वहाँ अपराधियों के खिलाफ कोई सूत्र छूट गए।
ठीक है, चलो वहीं चलते हैं। कॉफ़ी ख़त्म करके दोनों उठकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर इकबाल बोला, तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ। कोई ख़तरे वाली बात हो तो ट्रांसमीटर पर मुझे संकेत देना। ठीक है, जाओ। गैलरी में बिल्कुल सन्नाटा था। इकबाल आगे बढ़कर मास्टर की से दरवाज़ा खोला और अंदर प्रविष्ट होकर दरवाज़ा बंद कर लिया। इसी समय कमरे में रोशनी हुई। पार्ट 11। इकबाल ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कमरे में पहले से ही कोई मौजूद होगा। रोशनी होते ही उसे एक व्यक्ति दिखाई दिया जिसका चेहरा नकाब के पीछे छुपा हुआ था। इकबाल ने जेब से रिवॉल्वर निकालकर उसकी तरफ तानते हुए पूछा, कौन हो तुम? मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता। हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो। शायद तुम ही श्याम प्रसाद के कातिल हो। अगर कातिल हो भी तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? मैं तुम्हें जेल में सजाऊंगा। पहले अपने पीछे खड़े व्यक्ति से तो बच लो। इकबाल यहीं पर धोखा खा गया। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, नकाबपोश ने लात चला दी। इकबाल ने हाथ में पकड़ा रिवॉल्वर उछलकर दूर जा गिरा। दूसरी ठोकर इकबाल के पेट में पड़ी। वो लड़खड़ा गया, लेकिन दूसरा ही क्षण वो हवा में तैरता हुआ उसकी तरफ बढ़ा और उसके माथे पर ठोकर जड़ दी। वो दीवार से टकरा कर गिर पड़ा। दोनों एक साथ उठे। इकबाल ने 2 घूंसे उसके पेट में व एक ठोकर घुटनों पर जोड़ दी। वो कहराता हुआ गिर पड़ा। इकबाल ने आगे बढ़कर जैसे ही उसके सिर पर ठोकर मारनी चाहिए, वो फुर्ती से उठा और सिर की भरपूर टक्कर उसके पेट में जोड़ दी। इकबाल लड़खड़ा गया। फुर्ती से आगे बढ़कर उसने दूसरा घूंसा इकबाल के चेहरे पर जोड़ दिया। उसके होंठ फट गए और हल्की सी चीख के साथ फर्श पर लुढ़क गया। सलमा ने भी इकबाल की चीख सुनी। वो कमरे की तरफ लपकी। उसी समय दरवाज़ा खुला और एक नकाबपोश दिखाई दिया। सलमा भी कुछ समझती उससे पहले ही एक घूंसा सलमा के चेहरे पर पड़ा। सलमा लड़खड़ाती हुई गिर पड़ी। होठों से रक्त बह आया। उसने आस्तीन से खून को पोंछा और चारों तरफ नज़र दौड़ाई। नकाबपोश इतनी देर में गायब हो चुका था। फिर अपने खून की परवाह किए बिना वो कमरे में दाखिल हो गई। दरवाज़ा बंद करना वो नहीं भूली थी। सामने इकबाल फर्श पर पड़ा था, होठों से खून रिस रहा था। उसने जल्दी से बैठकर उसका सिर गोद में रखा और साड़ी के पल्लू से खून पोंछने लगी। साथ ही वो पुकारती भी जा रही थी, इक्को, इक्को, क्या हो गया? उठो। थोड़ी देर के बाद इकबाल ने आंखें खोली और फिर हड़बड़ा कर उठ बैठा। फिर आश्चर्यचकित स्वर में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी चीख सुनकर आई थी। नकाबपोश वो कहाँ गया? भाग गया। तो तुम्हें भी उसने होठों पर घूंसे की निशानी दे दी? हाँ। कुछ भी हो, अगर तौला जाए तो उसका घूंसा 1 क्विंटल से कम का नहीं होगा। ठीक कह रहे हो, लेकिन अब चलो। इकबाल फिर उसकी गोद में सिर रखकर लेट गया। ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी गोद में सिर रखकर लेटने में न जाने क्यों मज़ा सा आ रहा है। सलमा शौक अंदाज में उसे डांटती हुई बोली, चलो अब अच्छे बच्चों की तरह उठ जाओ वरना थप्पड़ पड़ जाएगा। घूंसे का दर्द अभी गया नहीं, तुम थप्पड़ का दर्द देना चाहती हो? अरे बाप रे। इकबाल ने बौखलाए अंदाज में कहा, उठकर खड़ा हो गया। सलमा भी खड़ी हो गई। फिर उसने पूछा, अब क्या इस कमरे की तलाशी नहीं लोगे? ले लेते हैं, वैसे कुछ मिलने वाला नहीं है क्योंकि हमसे पहले कातिल यहाँ आ चुका है। दोनों ने तलाशी ली, लेकिन वहाँ पे कोई भी काम की चीज़ नहीं मिली। दोनों खामोशी के साथ बाहर आ गए। आश्चर्य की बात तो ये थी कि अभी तक कोई भी उस तरफ नहीं आया था। इकबाल ने पूछा, अब क्या विचार है? लगे हाथ दावर खान को भी देख लेते हैं। नकाबपोश तो हमारा मुंह सुझा कर चला गया है। अगर उसने भी सुझा दिया तो अस्पताल में दाखिल हो जाएंगे, लेकिन कायरों की तरह यहाँ से भागेंगे नहीं। सल्लो डार्लिंग, एक बात कहूँ सच सच? क्या? तुम तो झांसी की रानी जैसी बातें करने लगी हो। अब मुझे बता दो, तुम्हें कहाँ की रानी कहूँ? सलमा शौक अंदाज में मुस्कुराती ही बोली, अपने दिल की रानी। और अगर तुमने दिल में घुसकर झांसी की रानी की तरह तलवारबाजी शुरू कर दी तो मेरा दिल तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और फिर मुझे गाना पड़ेगा, एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। सलमा हंस पड़ी। फिर दोनों दबे कदमों से चलते हुए दावर खान के दरवाजे पर पहुंच गए। खिड़की में ज़रा सी झर्री थी। दोनों झांक कर देखा। दावर फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था।
दोनों कान लगाकर सुनने लगे। वो बोल रहा था, जी जी, मैं सुन रहा हूँ बॉस। क्या सलमा और इकबाल से मुठभेड़ हुई? वो खतरनाक है तो क्या हुआ? मैं कम खतरनाक नहीं हूँ। आप चिंता ना करें बॉस। हाँ, आप चिंता ना करें। मैं सावधान रहूँगा। कहने के बाद उसने रिसीवर क्रेडिल पर रख दिया। इकबाल ने धीमे स्वर में पूछा, सल्लू क्या ख्याल है, इस दावर खान से भी दो चार बातें कर लें? चलो। आगे बढ़कर इकबाल ने दरवाज़ा खटखटा दिया। कुछ क्षणों के बाद चेचक के दाग वाले व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला। इकबाल ने झट से हाथ जोड़कर बोला, नमस्ते जी। किससे मिल रहा है? जी दानव से। ये दानव कौन है? कहीं तुम लोग दानवी कहानियां का दानव तो नहीं तलाश कर रहे हो? सॉरी, ज़बान फिसल गई थी। मेरा मतलब दानव से था। और शायद फिर से गलत कह गया। अरे सल्लू डार्लिंग, क्या नाम था? दावर खान। वाह वाह वाह, कितना प्यारा नाम है, दावर खान। और मेरी रबड़ जैसी ज़बान बार बार फिसल जाती है। भाई साहब, हम इसी नाम वाले व्यक्ति से मिलने आए हैं। क्यों? सुना है वो नकाबपोश को जानता है जो थोड़ी देर पहले श्याम प्रसाद के कमरे में आया था। क्या बक रहे हो? वो गुर्राया। सल्लू डार्लिंग, अपन लोग क्या बकरे हैं? नहीं। सुन लिया भाई साहब, हमने भी सुना। श्याम प्रसाद जिसका कत्ल होटल के बाहर हुआ था, दावर खान की उससे दोस्ती या दुश्मनी थी। तब दावर खान मैं नहीं हो सकता। हैं तो आप दावर खान ही। हाँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। इकबाल ने उससे ज़बरन हाथ मिलाया। दोबारा मिलकर भी खुशी होगी। दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। अभी तो सिर्फ होठ सूजे हैं, बाद में आंखें और चेहरा भी सूज जाएगा। क्या सच कह रहे हो? हाँ। तो प्यारे, हम दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। दोबारा आने से तुम हमें रोक नहीं सकोगे। चलो चलो सल्लू डार्लिंग, अब फुट लो। फिर दोनों तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। दावर ने जैसे ही दरवाज़ा बंद किया, इकबाल बोला, सल्लू तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। मुझे उसे फिर से देखना है। क्यों? मुझे विश्वास है हमारी मुलाकात की सूचना वो बास को ज़रूर देगा। कहने के बाद वो आगे बढ़ गया। जिरी में से उसने झाँक कर देखा, दावर बेचैनी से कमरे में टहल रहा था। तभी टेलीफोन की घंटी बजी। दावर स्पीकिंग। बॉस, आप क्या आशा का अपहरण? कहाँ? मिल्टन रोड पर 4 साथी वहाँ मौजूद हैं। ठीक है बॉस, मैं पहुँच रहा हूँ। फिर जैसे ही दावर खान ने रिसीवर क्रेडिल पर रखा, इकबाल वहाँ से खिसक लिया। क्या हुआ? जल्दी अपनी कार में चलो। इकबाल उसका हाथ पकड़कर लगभग खींचते हुए बोला। अरे कुछ बताओ तो, हुआ क्या? तुम्हें अपना ये रूप बदलना है। यानी इस समय जो तुम नज़र आ रही हो वो नज़र आनी नहीं चाहिए। डिक्की में से कपड़े निकालो, अंधेरे में जाओ, बदल डालो। सलमा ने डिक्की में से कपड़े निकाले और बदलने के बाद कार में वापस आ गई। साड़ी उतारकर उसने पैंट कमीज पहन ली थी। फिर बालों की पोनी टेल बनाकर रबड़ बैंड बांध लिया। अब दावर उसे दूर से नहीं पहचान सकता था। इकबाल ने तो मूछ लगाकर नाक में स्प्रिंग ठूस लिया था, जिसके कारण उसकी नाक फूल गई थी और ऊपर से कुछ दांत दिखाई देने लगे थे। कोट उसने उल्टा करके पहन लिया। सलमा ने पूछा, अब बताओ तो, हुआ क्या? दावर खान को बास को आदेश प्राप्त हुआ है। वो मिल्टन रोड जा रहे हैं। वहाँ अपने 4 साथियों की सहायता से वह आशा का अपहरण करेंगे। क्या कह रहे हो? ये सच है। तभी उन्हें दावर खान की कार आती दिखाई दी। कुछ क्षणों के बाद उसकी कार फाटक से बाहर निकल गई। इकबाल अपनी कार द्वारा उसका पीछा करने लगा। पार्ट 12। कर्नल प्रताप सिंह ने सपने में भी नहीं सोचा था कि बदमाश आशा का अपहरण कर लेंगे। आशा ने शॉपिंग करने की जिद की थी, जिसे कर्नल ने मान लिया था। सुरक्षा हेतु उन्होंने आशा के साथ एक कर्मचारी को भेज दिया था। शॉपिंग के बाद जब उनकी कार लौटते समय मिल्टन रोड के सन्नाटे में पहुंची तो धड़ाम धड़ाम की 2 आवाज़ें हुईं। कार के दोनों पिछले टायर फट गए। काका? आशा ने तीव्र स्वर में पूछा। क्या हुआ? उसे आशा काका ही कहती थी, जो उसके साथ आया था। उसने ब्रेक लगाकर कार रोकी, फिर बोला, तुम बैठी रहो बेटी, मैं देखता हूँ।
कहने के बाद वो नीचे उतर गया और बोला, बिटिया, पिछले दोनों टायर फट गए। मुझको तो कुछ गड़बड़ नजर आती है। क्या? टायर ट्यूब दोनों ही नहीं थे, फट नहीं सकते। अवश्य साइलेंसर युक्त रिवॉल्वर से टायरों पर फायर किया गया है। बिल्कुल ठीक कहा काका, बहुत बुद्धिमान हो तुम। पीछे से स्वर उभरा। काका ने जैसे ही पलट कर देखा, रिवॉल्वर का भरपूर वार उसके माथे पर हुआ। वो गिरा और बेहोश हो गया। उसी समय आशा बाहर निकली। काका को गिरते देखकर वो चीख उठी। दावर कुछ ही क्षण पहले वहां पहुंचा था। वो रिवॉल्वर उसकी तरफ तानता हुआ बोला, चुपचाप कार में बैठ जाओ वरना गोली मार देंगे। इतनी देर में आशा हिम्मत बटोर चुकी थी। उसने छलांग लगाई और हवा में तैरती हुई दावर खान से टकराई। वो जमीन पर लुढ़क गया। रिवॉल्वर उसके हाथ से छूट गया। 4 में से 2 व्यक्तियों ने आगे बढ़कर आशा को दबोच लिया। इसी क्षण दूर से एक कार आती दिखाई दी। पार्ट 13। इकबाल काफ़ी दूरी बनाए एक दावर खान का पीछा कर रहा था, इसलिए उनकी कार कुछ पीछे रह गई थी। दूर से सलमा व इकबाल ने देखा 2 बदमाश आशा को पकड़कर कार की तरफ खींच रहे थे। दावर व बाकी 2 कार में ही बैठे थे। सल्लू डार्लिंग, इकबाल ने पूछा, क्या ख्याल है? हमला। फिर कार को रोकते इकबाल ने नारा लगाया, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। कार से निकलते ही दोनों ने बदमाशों पर छलांग लगा दी। बदमाश इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं थे। वो बौखला गए। सलमा व इकबाल ने उन्हें घूंसों व ठोकरों पर रख दिया। उन्हें देखकर आशा की भी हिम्मत बंधी। वो भी लात व घूंसे चलाने लगी। शाबाश आशा, इकबाल चिल्लाया, हमें इन सबके थोबड़े सुझाने हैं। कम से कम 4 ठोकरे तो घूसे को खिलाने ही हैं। दावर उन्हें पहचानते ही चीखा, ये तो सलमा इकबाल हैं, आशा को लेकर यहाँ से निकलो। कहने के साथ ही उसने कुछ गोलियां जमीन पर पटक दी। सफ़ेद धुआं चारों तरफ फैलता चला गया। सलमा इकबाल इस हमले के लिए तैयार नहीं थे। दोनों खांसने लगे। इसके साथ ही बदमाशों की एक एक ठोकर उनके पेट में पड़ी और वो दोनों ज़मीन पर लुढ़क गए। कुछ देर बाद जब धुआं छटा तो आशा को लेकर बदमाश जा चुके थे। सलमा अंधेरे में चारों तरफ देखती हुई बोली, इक्कू, ये तो बहुत बुरा हुआ। जब तुम साथ होती हो यार, बुरा ही होता है, अच्छा तो कभी हुआ ही नहीं। सलमा ने झटक कर उसका कॉलर पकड़ लिया। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, ज़रा ज़ुबान फिसल गई थी। तुम्हें तो पता ही है यार, मेरी रबड़ की ज़बान है। जब तुम साथ होती हो तो फुलझड़ियाँ छूटती हैं, पटाखे छूटते हैं, सिर्फ 2-4 के सर ही फूटते हैं। सलमा ने हंसते हुए उसका कॉलर छोड़ दिया। फिर पूछा, अब सोचो कि करना क्या है? करना क्या है, चलकर कर्नल प्रताप अंकल को हादसे की सूचना देते हैं। ठीक है, चलो। फिर दोनों पलटकर अपनी कार में बैठ गए। पार्ट 14। कर्नल प्रताप सिंह बेचैनी से कमरे में टहल रहे थे, क्योंकि आशा को गए काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन वो अब तक नहीं लौटी थी। न जाने क्यों उनका दिल किसी अज्ञात भय से कांप जाता था। जैसे ही टेलीफोन की घंटी बजी, उनका दिल धड़का उठा। कर्नल प्रताप सिंह स्पीकिंग। दूसरी तरफ से भारी स्वर में पूछा गया, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, लेकिन आपकी बेटी आशा वो संकट में है। क्या बक रहे हो? कौन हो तुम? मुझे अपना दोस्त ही समझो। अगर दोस्त ना होता तो अब तक आशा को कत्ल कर चुका होता। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, लेकिन फिर तुम्हें मेरी भी एक बात माननी पड़ेगी। क्या? मुझे वो खजाना चाहिए जो तुम राजमहल से आते समय अपने साथ लेकर आए थे। लेकिन मेरे पास कोई खजाना नहीं है। तो तुम्हें 2 घंटे के बाद आशा की लाश शहर के किसी चौराहे पे मिल जाएगी। नहीं, रुको, तुम मेरी मासूम सी बच्ची का कत्ल नहीं करोगे। ठीक है, तो तुम ही मुझे बताओ मैं क्या करूं। आशा को मुझे वापस दे दो। आशा के बदले में तुम्हें खजाना देना होगा। सोच लो, खजाना तुम्हारे लिए बेकार है क्योंकि तुम उसे सरकार को सौंपना चाहते हो, और आशा वो तुम्हारी औलाद है, तुम्हारा खून है। अगर तुम खून से लथपथ उसकी लाश देख सको तो बोलो, खजाना अपने पास ही रखो। आधे घंटे के बाद मैं तुम्हें दोबारा फ़ोन करूँगा।
कर्नल प्रताप ने रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। फिर उन्होंने तुरंत टेलीफोन एक्सचेंज फ़ोन करके मालूम करने की कोशिश की कि फ़ोन कहाँ से आया था। दूसरी तरफ से बताया गया कि पब्लिक टेलीफोन नंबर 10 से। फिर कर्नल ने राजन की कोठी पर फ़ोन किया। दूसरी तरफ से राजन की आवाज़ आती हुई बोला, राजन, मैं कर्नल प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। जी कहिए अंकल। राजन, बदमाशों ने मेरी आशा का अपहरण कर लिया है। आशा के बदले में वो खजाना मांग रहे हैं। सलमा इकबाल कहाँ है? उनका भी कोई पता नहीं है। ठीक है, आप फिक्र मत करिए, मैं वहीं आ रहा हूँ, तभी बात होगी। कर्नल ने रिसीवर रख दिया और राजन का इंतज़ार करने लगे। पार्ट 15। राजन ने कार से जैसे ही कदम बाहर निकाला, उसी समय एक और कार वहां आकर रुकी। उससे सलमा व इकबाल उतरे। राजन मुस्कुराता हुआ बोला, तो तुम लोग भी आ गए? हमें तो आना ही था प्यारे। इकबाल बोला, तुम यहाँ कैसे? तुम दोनों का स्वागत करने के लिए पहले से ही यहाँ पहुँच गया। मुझे विश्वास था आज तुम लोग इस केस में को हल करके ही यहाँ आओगे। कम से कम चेहरे की तोड़फोड़ तो यही बता रही है। अम्मा शुक्र करो हम नहीं टूटे, सिर्फ चेहरा ही टूटा है। उस नकाबपोश का घूसा 1 कुंटल से कम का नहीं था। क्यों सल्लो? क्या तो ठीक रहे हो। वैसे तुम्हें बता दूं, आशा का अपहरण कर लिया गया है। मैं जानता हूँ। यानी तुम इस केस पर काम नहीं कर रहे हो, फिर भी सब जानते हो? काम नहीं कर रहा हूँ तो क्या हुआ? इस केस के बारे में जानकारी तो रखना ही पड़ेगी, कहीं तुम लोग संकट में पड़ जाओ तो। वैसे राजघराने के अपराधी पागल व खतरनाक होते हैं। तो प्यारे, तुम ये भी बता दो कि आशा का अपहरण किसने करा है? कर्नल साहब बहुत परेशान है, पहले अंदर चलो, वहीं चल के बातें करेंगे। यानी तुम कर्नल साहब से भी बात कर चुके हो? हाँ, फ़ोन पे बात हुई थी। यार, जब तुम केस पे काम करने ही लगे हो तो खुलकर सामने क्यों नहीं आ जाते? नहीं, ये केस पूर्ण रूप से तुम ही लोगों के हाथों में है। तुम ही लोग इसे हल करोगे। कर्नल साहब ने मुझे बुलाया है, इसलिए मैं आ गया। सारा काम तुम ही लोग देखोगे, मैं सिर्फ तमाशबीन बना रहूँगा। सल्लो डार्लिंग, हो जाए क्या? वही जो राजन कह रहा है। जब ओखली में सर दे दिया है तो मूसल से क्या डरना, हो जाए। सलमा मुस्कुराती हुई बोली, लेकिन एक शर्त है। क्या? तुम कोई झक नहीं सुनाओगे। तब तो सत्यानाश ही नहीं, सवा सत्यानाश होने वाला है। क्यों? झक अगर मुंह के रास्ते से ना निकली तो पेट में महायुद्ध छिड़ जाएगा। पेट फूलेगा, दर्द होगा और झकें पेट फाड़कर बाहर निकल आएंगी। फिर क्या होगा? तुम चिंता मत करो, मैं सुई धागे से सी दूंगी। राजन कहा लगा कर हंस पड़ा। हंस लो खूब हंस लो, खुदा तुम्हारा भी मखौल उड़ाएगा। मेरी झक सुनकर वो सबको हंसाएगा, पेट फटेगा तुम्हारा, खूब हंसेगी शोभा, सुई धागे से पेट सिलेगी तुम्हारा शोभा। सलमा व राजन हंसते रहे, लेकिन कमर में प्रविष्ट होते ही तीनों गंभीर हो गए। कर्नल काफ़ी बेचैन नजर आ रहे थे। उन्हें देखते ही वो बोले, मैं तुम ही लोगों का इंतज़ार कर रहा था। बैठ जाइए अंकल, आराम से बातें करते हैं। चारों सोफे पर बैठ गए। इकबाल बोला, अंकल, हम तो आपको ये बताने आए थे कि आशा का अपहरण हो गया, लेकिन लगता है आपको इस हादसे की जानकारी पहले से ही है। आपको कैसे पता चला? उन लोगों का फ़ोन मुझे आया था, लेकिन तुम लोगों को कैसे मालूम हुआ? अंकल, दुर्भाग्यवश अपहरण हम लोग के सामने ही हुआ। आशा के साथ हम लोगों ने भी अपराधियों का जमकर सामना किया, लेकिन वो कमीने धुएं के बमों की सहायता से आशा को ले उड़े। वैसे उनमें से एक व्यक्ति को हम जानते हैं। कौन? दावर खान। राजन बोला, दावर खान तो अपराधी का एक मोहरा मात्र है, हमें तो असली अपराधी तक पहुंचना है। दावर खान द्वारा हम असली अपराधी तक पहुंच सकते हैं, इकबाल ने सलाह दी। नहीं, तब तक देर हो जाएगी। क्या मतलब? अपराधी ने फ़ोन द्वारा सूचित किया है कि उसने सिर्फ आधे घंटे का समय दिया है। राजन ने बताया। सुनने के बाद सलमा ने पूछा, तो अपराधी अब आधे घंटे के बाद फिर आपको फ़ोन करेगा? हाँ। सलमा व इकबाल ने राजन की तरफ देखा। राजन बोला, तुम लोग सोचो तुम्हें क्या करना है। कुछ क्षण सोचने के बाद सलमा बोली,
अगर हम टेलीफोन एक्सचेंज द्वारा मालूम करें कि फ़ोन कहाँ से आया है तो शायद अपराधी तक पहुँच सके। टेलीफोन एक्सचेंज से मैंने मालूम किया है, अपराधी ने पब्लिक टेलीफोन बूथ से फ़ोन किया था। ओह, आधे घंटे के बाद मुझे उसको जवाब देना है, वरना वो लोग आशा को ख़त्म कर देंगे। इकबाल माथे को उंगली से ठकठकाता हुआ बोला, समस्या गंभीर है, सोचना पड़ेगा। पार्ट 16। एकाएक इकबाल बोला, अंकल, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्या? इकबाल ने एक नज़र सलमा व इकबाल पर डाली, फिर बोला, आपने खजाना फूलों की घाटी में छुपा रखा है ना? हाँ, वो एक अजीब सी गुफा है जिसके 2 रास्ते हैं। उसके अंदर प्रकृति ने 2 कमरों की भी रचना कर रखी है। वहीं पर सुरक्षा हेतु तो मैंने खजाना छुपा दिया है। ज़रूरत पड़ने पर वहाँ रोशनी भी मिल सकती है। कैसे? जनरेटर से। तो अब आप अपराधी का फ़ोन आए तो आप आशा के बदले उसे खजाना देने की बात स्वीकार कर लीजिएगा। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी योजना ऐसी है कि मलाई भी हम खाएंगे और मक्खन भी। अपराधी को सिर्फ बची हुई लस्सी मिलेगी, और वो भी जेल वाली। क्या मतलब? हम आशा को भी पालेंगे और खजाना भी हमारा ही रहेगा, लेकिन अपराधी को दबोच कर हम जेल में डाल देंगे। राजन बोला, वो अपनी योजना बताओ। फिर इकबाल ने सारी योजना विस्तार से बता दी। सुनने के बाद राजन बोला, अंकल, इकबाल की योजना बहुत अच्छी है, हमें इस पर काम करना चाहिए। और अगर योजना फेल हो गई तो? हम सब आपके साथ हैं अंकल। इकबाल की योजना इतनी शानदार है कि फेल हो ही नहीं सकती, आप चिंता ना करें। अंकल, इकबाल सरसराते स्वर में बोला, अगर अपराधी का फोन हो तो उससे वही बात करिएगा जो मैंने आपसे कही है। उन्होंने आग में गर्दन हिलाई और रिसीवर उठाया, फिर बोले, हेलो, मैं कर्नल प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। आपको याद है आशा हमारे कब्जे में है? हाँ। तो फिर आपने क्या फैसला करा? धन की बात तो बहुत छोटी है, आशा के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। तो आप खजाना देने के लिए तैयार हैं? हाँ, लेकिन खजाना मेरे पास घर पर नहीं है। फिर कहाँ है? फूलों की घाटी में। फूलों की घाटी किस जगह, मुझे बता दीजिए। खजाना लेने के बाद मैं आशा को आपके हवाले कर दूंगा। मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। तुम फूलों की घाटी में मुझे मिलो आशा के साथ। जब मैं देखूंगा आशा सही सलामत है, तब मैं तुम्हें खजाने तक ले चलूंगा। चलिए ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन एक बात आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ। क्या? अगर आपने कोई गड़बड़ करने की या मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं आशा को वहीं पे गोली मार दूंगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ, आशा मुझे खजाने से ज्यादा प्यारी है। तो ठीक है, आप फूलों की घाटी कब तक पहुंच रहे हैं? इस समय रात का 8 बजा है। ठीक 9 बजे तुम आशा को लेकर फूलों की तिकोनी चट्टान के पास मिलो। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम आशा को साथ लेकर नहीं आए तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन खजाना कभी तुम्हें प्राप्त करने नहीं दूंगा। आप चिंता ना करिए, मैं आशा को लेकर आऊंगा। कर्नल ने रिसीवर क्रेडल पर रखा, फिर तीनों को अपराधी से हुई सारी बात से अवगत करा दिया। फिर चारों आगे की योजना पर काम करने लगे। पार्ट 17। फूलों की घाटी। उस घाटी में छोटी बड़ी चट्टानें तो थीं, एक पहाड़ी भी थी। गुफा उसी पहाड़ी में थी, लेकिन गुफा के मुंह के सामने झाड़ झंकाड़ व पेड़ों की काफ़ी तादाद थी, जिसके कारण गुफा का मुंह किसी को आसानी से दिखाई नहीं देता था। अगर कोई गुफा में चला भी जाता तब भी उसे खजाना नहीं मिल सकता था। घाटी काफ़ी बड़ी थी और हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। शायद उन्हीं फूलों के कारण उस जगह को फूलों की घाटी कहा जाता था। तिकोनी चट्टान के पास कर्नल प्रताप सिंह खड़े अपराधी का इंतजार कर रहे थे। उनके पास इस समय कोई भी नहीं था। तभी कर्नल प्रताप सिंह चौंके। उन्हें दूर से कुछ हिलती हुई मानव परछाइयाँ दिखाई दी, जो क्षण क्षण करीब आती जा रही थीं। थोड़ी देर के बाद 4 बदमाशों से घिरी आशा दिखाई दी। उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे। उसके दाईं तरफ एक नकाबपोश भी था। डैडी, आशा ने कहा और दौड़कर उनके पास पहुंच गई। कर्नल ने उन्हें सीने से लगा लिया। चिंता मत करो बेटी, तुम्हारे लिए मैं अपनी दौलत भी दे सकता हूँ। कर्नल प्रताप, नकाबपोश बोला, देख लो, आशा सही सलामत है और इस समय तुम्हारे पास है।
मैंने अपना वायदा पूरा किया, अब खजाना मुझे सौंप कर तुम भी अपना वायदा पूरा करो। पहले आशा के हाथ खोल दो। नहीं, आशा के हाथ खजाना मिलने के बाद ही खोले जाएंगे। ठीक है, चलो। फिर सभी बदमाश उनके पीछे पीछे चलने लगे। घाटी में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, जिन्हें रौंदते हुए वो लोग आगे बढ़ रहे थे। एक जगह रुककर कर्नल बोले, अब हम गुफा में प्रविष्ट होंगे, लेकिन क्या? सिर्फ तुम और मेरे साथ अंदर चलोगे, क्योंकि आशा भी हमारे साथ जाएगी, इसलिए तुम चाहो तो अपना एक आदमी भी साथ ले चल सकते हो। तुम्हारे बाकी साथी बाहर ही रहेंगे। ऐसा क्यों? ताकि अंदर कोई गड़बड़ ना हो। तुम लोग भी दो हो, हम लोग भी दो। ठीक है, मुझे तुम्हारी बात स्वीकार है। नकाबपोश ने कहा, फिर अपने एक साथी को साथ ले लिया, बाकी वहीं रह गए। टार्च की रोशनी में वो लोग गुफा में प्रविष्ट हो गए। योजना अनुसार कर्नल ने रोशनी नहीं जलाई थी। गुफा इतनी बड़ी थी कि उसमें 4 व्यक्ति एक साथ चल सकते थे। पहले वो लोग एक कमरे में पहुंचे जो खाली था, फिर थोड़ा सा मार्ग तय करके वो लोग दूसरे कमरे में पहुंचे। इसी समय कमरे में रोशनी हो गई, साथ ही 2 फायर हुए। नकाबपोश व उसका साथी चीख उठे। गोली उनकी कलाई में लगी थी, जिसके कारण रिवॉल्वर उनके हाथ से छिटक गया। दाईं तरफ भी एक द्वार था। उस द्वार से सलमा व इकबाल अंदर प्रविष्ट हुए, जिनके हाथों में रिवॉल्वर थे। धोखा! नकाबपोश चीखा। प्रताप सिंह, तुमने हमारे साथ धोखा किया, इसलिए हम तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तुम हम दोनों की हिरासत में हो, हमें मारोगे कैसे? हमारे साथी बाहर खड़े हैं। अगर 20 मिनट तक हम लोग खजाना लेकर बाहर ना निकले तो वो लोग अंदर आकर सबको ख़त्म कर देंगे। सल्लो डार्लिंग। यस माय इक्को डियर। तब तो हमें डर जाना चाहिए। अरे नहीं, कांपना भी चाहिए, और कांपते हुए इनकी मरम्मत करनी चाहिए। ठीक है, तो देर किस बात की, शुरू हो जाओ। आशा भी तुम्हारा साथ देगी। इन कमीनों को लड़कियों के हाथों ही मार पड़नी चाहिए, इकबाल ने कहा और आशा के हाथ खोल दिए। फिर आशा और सलमा ने घूंसों और ठोकरों पर उन्हें बेदम कर दिया। दोनों लहूलुहान हो गए। इकबाल बोला, राजन पुलिस के साथ बाहर मौजूद है, तुम्हारे साथी भी अब गिरफ्तार हो चुके होंगे। इसी समय राजन कुछ पुलिस वालों के साथ गुफा में उस कमरे में प्रविष्ट हुआ। सिपाहियों ने नकाबपोश के साथियों को दबोचा हुआ था, उनमें दाबर खान भी था। उन्हें देखते ही कर्नल बोले, राजन, आज मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। तुम्हारे कारण मेरी बेटी की जान भी बच गई और ख़जाना भी। आभारी मेरा नहीं, आपको सलमा व इकबाल का होना चाहिए। इन्हीं की ठोस योजना का परिणाम है जो अपराधी इस समय हमारी गिरफ्त में है। ये केस पूर्ण रूप से इकबाल ने ही हल किया है और सलमा ने उसके सहायक के रूप में बहुत अच्छा काम किया है। कर्नल ने सलमा व इकबाल को बाहों में लेकर सीने से लगा लिया। इकबाल झट से बोला, ये प्यार व चूमा बाद में अंकल, पहले अपराधी को का सलोना मुखड़ा तो देख ले। सलमा ने आगे बढ़कर उसके चेहरे से नकाब खींच दी। उसका चेहरा देखकर सब चौंके, क्योंकि वो कर्नल प्रताप सिंह का भतीजा अशोक सिंह था। अशोक ने अपराधी की तरह सर झुका लिया। सबने जब खजाना देखने की इच्छा जाहिर की तो कर्नल प्रताप सिंह ने उसी कमरे में एक पत्थर हटाया। नीचे बड़ा रिक्त स्थान था, उसमें एक संदूक रखा था। कर्नल ने उसे बाहर निकाला, फिर उसका ताला खोलकर ढक्कन उठा दिया। उसमें हीरे, जवाहरात, नीलम, पन्ना भरे पड़े थे। इतना बड़ा राजसी खजाना देखकर सबकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। बाद में कर्नल प्रताप सिंह ने वो खजाना गरीबों और बेसहारा लोगों के लिए सरकार को दे दिया।